नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं हम आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो बार बार सीटीईटी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या फिर विभिन्न प्रकार के शिक्षण एग्जामिनेशन से इसका संदर्भ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की इस सेशन में 20 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और एक एक करके उसके संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आप सभी के सामने पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक कैसी क्रिया होती है। खाली जगह यहाँ पे दिया गया है, तो आपको यहाँ बताना है कि कैसी क्रिया होती है। ऑप्शन ए है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी ऑप्शन दिया है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया होती है। सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक संकारी है। डी ऑप्शन है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा तो बताएंगे आप सभी। क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए इसके संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यदि हम कोहलर के संदर्भ में बात करें तो कोहलर के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कोहलर जो है एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इसके सिद्धांत का नाम था सूझ का सिद्धांत। क्या नाम था? सूझ का सिद्धांत इसके सिद्धांत का नाम था। सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनसाइट थ्योरी। क्या कहा जाता है? इनसाइट थ्योरी उन्होंने दिया था। और इस थ्योरी के माध्यम से इन्होंने जो प्रयोग किए थे, इसका प्रयोग था वनमानुष पर। किस पर एक प्रयोग था इसका? वनमानुष पर था इसका प्रयोग, और उस वनमानुष का नाम था सुल्तान। ठीक है, सुल्तान नामक, कहीं कहीं आप सभी को चिंपैंजी भी दिखेगा, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किए थे। जो कोहलर महोदय थे, इसका प्रयोग इस पर था। इन्होंने ये प्रयोग किया और इसके प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि जब व्यक्ति के सामने समस्या आती है, जब भी समस्या आती है तो व्यक्ति क्या करता है? अपने सूझ के माध्यम से, बिल्कुल किसके माध्यम से? सूझ के माध्यम से इसका समाधान ढूंढ लेता है। बिल्कुल समाधान ढूंढ लेता है तुरंत। जो उसके मस्तिष्क में जो कोई भी उपाय उसके मस्तिष्क में सूझता है, उसी का संबंध जो है संज्ञान से होता है। किसका संबंध होता है? संज्ञान से संदर्भ होता है। तो ये जो है अपने सिद्धांत के माध्यम से ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि जो है सीखना संज्ञानात्मक संकारी होता है। बिल्कुल इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। आज के प्रश्न की सीरीज में अगले प्रश्न के संदर्भ में बात करेंगे। तो आप सभी यहाँ देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत डैश ने दिया था। तो आप सभी को बताना है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। बताइए आप सभी जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे आप सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन के सिद्धांत का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए इसके संदर्भ में देख लेते हैं, थोड़ी सी बातें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यदि पावलोव के संदर्भ में बात करें तो पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पावलोव ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसकी थ्योरी का नाम था शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का, और इसने प्रयोग किया था कुत्ता पर। ठीक है, ये पावलोव महोदय का। और यहाँ पे थॉर्नडाइक की यदि हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। क्या दिया था? प्रयास एवं भूल, जिसे ट्रायल एवं एरर कहा जाता है। बिल्कुल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दिया था। इसने दिया था थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने जो है अपना प्रयोग जो किया था, किस पे किया था? इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। कोहलर की यदि बात करें तो अभी हमने कोहलर के संदर्भ में आपको बताई थी। कोहलर ने क्या दिया था? कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, यानी इनसाइट थ्योरी। सूझ का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी इन्होंने दिया था। इनसाइट थ्योरी दिया था, और इसका संबंध किससे है? संज्ञान से है। यानी कि कोहलर का संबंध जो है गेस्टाल्टवाद से है। गेस्टाल्टवादी थे ये, तो इसका संबंध गेस्टाल्टवाद से है। और इन्होंने क्या दिया था? सूझ का सिद्धांत दिया था। और यदि हम बात करते हैं स्किनर की, तो स्किनर ने यहाँ पर आप सभी के सामने जो आंसर होगा स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन। कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, बिल्कुल अभिष्ट उत्तर इसका हो जाएगा स्किनर हो जाएगा।
क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहा पर। किस पे किया था इन्होंने? चूहा पर किया था। विशेष रूप से चूहा का प्रयोग इसका बहुत अधिक जो है अव्वल हुआ था, और लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया था। इन्होंने चूहा पे प्रयोग किया था, इन्होंने कबूतर पे प्रयोग किया था। आप देखेंगे, आप लोग पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, इसमें मिलेगा। कबूतर पे प्रयोग किया था इन्होंने, और भी चीज़ों पे प्रयोग किया था, जैसे इन्होंने मुर्गी पर भी प्रयोग किया था। तो इनका सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध प्रयोग रहा था चूहा का प्रयोग रहा था, और इसी प्रयोग का नाम इसका था क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। तो बिल्कुल इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किनर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न के संदर्भ में। अगले प्रश्न के संदर्भ में देखते हैं कौन सी बातें दी गई है अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, ऑप्शन है बुद्धि, ऑप्शन सी में है अधिगम, और ऑप्शन डी में है नैतिकता। तो बताएं आप सभी किसके लिए प्रयुक्त होता है मिरर ड्राइंग परीक्षण? किसकी बातें यहाँ पर की गई है? मिरर ड्राइंग परीक्षण की बातें की गई है। तो बताएं आप सभी क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर लिखिए जल्दी से जल्दी। तो चलिए इसके संदर्भ में बात करते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिरर ड्राइंग परीक्षण जो होता है ये अधिगम के मापन के लिए होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं मिरर ड्राइंग के संदर्भ में। थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे मिरर ड्राइंग के संदर्भ में। क्या होता है मिरर ड्राइंग, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मिरर ड्राइंग जो परीक्षण होता है, मिरर ड्राइंग, ये इस प्रकार से होता है कि इस प्रकार से एक आपके सामने आईना होता है, आईने के प्रकार का एक जो है यंत्र होता है आपके सामने, और यहाँ पर जो है एक आईना लगा होता है, और यहाँ पर आपके पेपर लगाने की जगह होते हैं जहाँ आप पेपर लगाते हैं, और जो पेपर आप लगाते हैं ये चित्र आपको यहाँ पर दिखता है, और इस यहाँ पे आपको देखना है, और इसमें आपको चित्र का ड्रॉ करना है। तो यही होता है हमारा, क्या होता है, मिरर जो ड्राइंग होता है, मिरर ड्राइंग इसी को कहा जाता है। ठीक है, मिरर ड्राइंग इसी को कहा जाता है। आप सभी ने अपने अपने कॉलेजों में दिया होगा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो दिया होगा आप सभी ने, मिरर ड्राइंग टेस्ट आप सभी ने दिया होगा। तो ये होता है मिरर ड्राइंग टेस्ट। और ये मिरर ड्राइंग टेस्ट के संदर्भ में यदि हम बात करें तो दर्पण परीक्षण इसको कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में क्या कहा जाता है? दर्पण परीक्षण कहा जाता है। दर्पण परीक्षण, बिल्कुल दर्पण परीक्षण, ये 1970 से जो है प्रभावी हुआ था। कब से प्रभावी हुआ था? 1970 से प्रभावी हुआ था। और बिल्कुल इसके संदर्भ में एक नाम आता है जिसको जिन्होंने इसको आगे किया था, इसका नाम है गॉर्डन। क्या नाम है इसका? गॉर्डन गैलप। जी बिल्कुल याद रखेंगे, गॉर्डन गैलप का संदर्भ इससे होता है। गॉर्डन गैलप का संदर्भ है इससे, मिरर ड्राइंग परीक्षण से गॉर्डन गैलप का होता है। और इसमें एक बात होती है कि इसमें क्या होता है, आत्म पहचान होती है, स्व मूल्यांकन होता है। बच्चे स्वयं से जान सकते हैं कि हम में सीखने की योग्यता कितनी है। तो आत्म पहचान परीक्षण इसको कहा जाता है। इसे आत्म पहचान परीक्षण भी कहा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। आत्म पहचान परीक्षण भी इसको कहा जाता है, आत्म पहचान परीक्षण भी कहा जाता है। इसमें जो है सीखने की तीव्रता क्या पता चलता है, इसमें सीखने की जो तीव्रता होती है, बच्चे की सीखने की जो तीव्रता होती है, गति होती है, इसी आदि का पता लगता है। तो सीखने की बात आई, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अधिगम हो गया। तो बिल्कुल इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे होगा मिरर ड्राइंग परीक्षण जो होता है ये अधिगम के मापन के लिए, अधिगम के मापन के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिगम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न के संदर्भ में बात करेंगे। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ रहा, ये देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद होता है। ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, बी ऑप्शन है शिक्षण, सी ऑप्शन है योजना बनाना, और डी ऑप्शन है प्रस्तावना। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? बताएंगे आप सभी। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। बताइए आप सभी क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? बताएंगे, बताएंगे जरा सा क्या आंसर होगा। तो चलिए इसके संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब कैसे ऑप्शन नंबर सी होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण की यदि हम बात करेंगे तो सभी व्यक्ति अपने अपने जो प्रशिक्षण केंद्र होंगे वहाँ पर उन्होंने किया होगा सूक्ष्म शिक्षण। क्या किया होगा उन्होंने? आप सभी ने यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण किया है, जिसे हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो, बिल्कुल माइक्रो टीचिंग इसको कहते हैं। तो आप सभी ने ये किया होगा, माइक्रो टीचिंग किया होगा। और इसका जो माइक्रो टीचिंग की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम यदि शुरुआत की बात करें माइक्रो टीचिंग के, तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में।
कहाँ हुआ था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसका जो है प्रारंभ हुआ था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कहाँ हुआ था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था इसका प्रारंभ, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। और यदि हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण चक्र के संदर्भ में और इसके बात करें विकास प्रारंभ जो हुआ था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे, 1961 में हुआ था इसका प्रारंभ। और आगे यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सर्वप्रथम यदि इसको लाने का श्रेय रहा था, भारत में किसने लाया था? भारत में लाने का श्रेय रहा था डी तिवारी को। किसको रहा था? डी तिवारी को रहा था, बिल्कुल याद रखेंगे। भारत में जो है सूक्ष्म शिक्षण लाने का श्रेय किसका रहा था? डी तिवारी का रहा था। शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इन्होंने इसका प्रयोग किया था और इन्होंने इसका प्रयोग किया था 1967 में, बिल्कुल याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। और चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में बात करेंगे, चक्र के संदर्भ में बात करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की यदि हम बात करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो होता है जिसे साइकिल कहा जाता है, माइक्रो टीचिंग साइकिल कहा जाता है, सूक्ष्म शिक्षण और चक्र इसमें होता है। चक्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सारी प्रक्रियाएं घूमती रहती हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होता है। इसमें जो है 6 प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद आप जो है क्या करते हैं? शिक्षण करते हैं। योजना बनाने के बाद शिक्षण करते हैं और शिक्षण करने के बाद आपको प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। जो आपके सहपाठी समूह होते हैं उनसे प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है और प्रतिपुष्टि प्राप्त होने के बाद आप पुनः योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? पुनः योजना बनाते हैं और पुनः योजना बनाने के बाद जो है आप पुनः क्या करते हैं? पुनः शिक्षण आप करते हैं। पुनः योजना, इसके बाद होता है पुनः शिक्षण और पुनः शिक्षण के बाद क्या होता है? पुनः प्रतिपुष्टि होता है, बिल्कुल पुनः प्रतिपुष्टि होता है। तो ये जो है साइकिल कहा जाता है, इसको माइक्रो टीचिंग साइकिल कहा जाता है। साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है चलता रहता है। तो पहले स्थान पे यदि हम बात करें तो क्या है? पहले स्थान पे आपका होगा योजना बनाना, इसके बाद क्या होगा? शिक्षण होगा। तो ये जो आपका जो प्रश्न दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद होता है, तो पहला पद क्या होता है? योजना बनाना होता है। तो बिल्कुल इसका जो है ऑप्शन सी जो है इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी के लिए अभिष्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी योजना बनाना। तो ये आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल है और इसके संदर्भ में हमने बहुत सारी बातें आपको बताई। चलिए इस प्रकार से प्रश्न आते जाएंगे और हम लोग सीखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके संदर्भ में अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के संदर्भ में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। अगले प्रश्न के संदर्भ में बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन है बिने सैमन ने दिया था, स्टर्न ने दिया था, टर्मन ने दिया था या सिरिल बर्ट ने दिया था। किसने दिया था? बताइए आप सभी, किसने दिया था? मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? बताएंगे आप सभी। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताएंगे। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? तो यहाँ पर हम बात करेंगे मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था बिने सैमन ने, बिल्कुल बिने सैमन ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिने और सैमन ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। किसने दिया था? मानसिक आयु का संप्रत्यय बिने सैमन ने दिया था। तो बिने सैमन के संदर्भ में बात करेंगे। मानसिक आयु क्या होता है? बिल्कुल मानसिक आयु के संदर्भ में बात करते हैं। मानसिक आयु क्या होता है? मानसिक आयु क्या होता है इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो मानसिक आयु किसी भी व्यक्ति के द्वारा विकास की सीमा की, किसी भी व्यक्ति के लिख लेते हैं इसको संदर्भ में हम लोग, किसी भी व्यक्ति के विकास की सीमा का, इसकी सीमा का विकास की, किसी भी व्यक्ति के विकास की सीमा का, बिल्कुल विकास की सीमा का अभिव्यक्ति है। मानसिक जो आयु होता है ये किसी भी व्यक्ति के विकास की सीमा की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल अभिव्यक्ति होती है, जो उनके कार्यों द्वारा जानी जाती है। बिल्कुल जो उस व्यक्ति के कार्यों द्वारा जानी जाती है। याद रखेंगे, कार्यों द्वारा जानी जाती है। ये बातें मानसिक आयु के संदर्भ में है। कार्यों द्वारा जानी जाती है, ये मानसिक आयु के संदर्भ में बातें हैं। तो ये बिने सैमन के द्वारा मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया था। यदि यहाँ पर प्रश्न आया आपके सामने स्टर्न के संदर्भ में, तो आईक्यू का फॉर्मूला की यदि हम बात करेंगे, आईक्यू के फॉर्मूला की बात करेंगे, तो आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? आईक्यू का फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने। स्टर्न ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था और इस फॉर्मूला का जो है फॉर्मूला में इन्होंने बताया था कि MA/CA होता है, MA/CA × 100 होता है।
MA/CA × 100 होता है। इसके माध्यम से हम IQ निकाल सकते हैं। बिल्कुल ये फॉर्मूला जो है इन्होंने दिया था, किन्होंने दिया था, अस्टर्न ने दिया था और 1916 में इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। तो इतनी सी बातें आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। टर्मन के संदर्भ में बात करेंगे तो टर्मन का संबंध भी क्या था, टर्मन का संबंध भी बुद्धि परीक्षण से था। किससे था, बिल्कुल बुद्धि परीक्षण से इसका संबंध था। टर्मन का संबंध भी बुद्धि परीक्षण से था। और सिरिल बट के बारे में कहा जाता है कि ये अंग्रेज मनोवैज्ञानिक थे। बिल्कुल ये अंग्रेज थे, यानी कि अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक ये थे। और इसका संबंध भी किससे था, इसका संबंध भी है वैज्ञानिक मनोविज्ञान के जो है बुद्धि मापन से था। तो इतनी बातें आपको इस संदर्भ में एक एक ऑप्शन के संदर्भ में हमने बात की। चलिए चलते हैं अब आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के संदर्भ में। अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम की प्रयास एवं भूल, सी में है संकेत अधिगम, डी में है स्थान अधिगम। चलिए आप सभी उत्तर बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जल्दी से आप सभी बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक के संदर्भ में बातें की जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा। हमने अभी आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था, थॉर्नडाइक के बारे में हमने आपको बताई थी। थॉर्नडाइक इसके बारे में हमने बात की थी, थॉर्नडाइक के संदर्भ में हमने बात की थी। थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था, बिल्कुल थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था, कौन सा सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत था। बिल्कुल याद रखेंगे, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने दिया था और इसका नाम जो पूरा नाम है क्या है, E.L. थॉर्नडाइक, कहीं कहीं आपको मिलेगा। इसका एडवर्ड थॉर्नडाइक कहा जाता है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने दिया था, क्या दिया था, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसका प्रयोग जो था, इसका प्रयोग था बिल्ली पर। किस पे प्रयोग था, इसका प्रयोग बिल्ली पर था और बिल्कुल बिल्ली पर था। इसके जो है सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। यदि थॉर्नडाइक के जीवन काल के संदर्भ में बात करेंगे, इसके जीवन काल के संदर्भ में बात करें तो इसका जन्म जो है 1874 में होता है, 1874 में होता है और ये 1949 तक अपने जीवन को जिया था और ठीक है, देश में अपना योगदान दिया था। सीखने के नियम भी इसके द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत थे इसके माध्यम से सीखने का नियम दिया गया था। बिल्कुल VVI प्रश्न है, इससे प्रश्न बनते हैं। सीखने का नियम इन्होंने दिया था और सीखने के नियम इन्होंने दिए थे जो है मुख्य नियम दिए थे, तीन दिए थे मुख्य नियम और इन्होंने 5 जो है गौण नियम दिया था। बिल्कुल याद रखेंगे, 5 गौण नियम दिया था। इसके संदर्भ में इतनी बातें आपको याद रखनी है। 3 जो है ये था आपको, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। बिल्कुल तत्परता का नियम दिया था इन्होंने, अभ्यास का नियम दिया था और प्रभाव का नियम दिया था। ये आपको जो है 3 मूल नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। इसके संदर्भ में इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न के संदर्भ में बात करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। देखिए आप सभी, प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। ऑप्शन है पेवलोव, ऑप्शन बी है बिने, ऑप्शन सी है चोम्स्की, ऑप्शन डी है मास्लो। बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो भाषा विकास से संबंध है, किसका संबंध भाषा विकास से है बताएंगे आप सभी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चोम्स्की का भाषा विकास आपने सुना होगा, तो इसका अभिष्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चोम्स्की महोदय का भाषा विकास का सिद्धांत होता है मनोविज्ञान में, भाषा विकास से संबंधित होता है चोम्स्की। और इसके संबंध में यदि हम बात करें तो इसका नाम है, आपको चोम्स्की का नाम है एवरम नोम चोम्स्की। इसका नाम है, क्या नाम है, एवरम नोम चोम्स्की इसका पूरा नाम है। क्या नाम है इसका, एवरम नोम चोम्स्की इसका पूरा नाम है। बिल्कुल एवरम नोम चोम्स्की इसका नाम है। और इसके संदर्भ में बात करेंगे तो 1928 में इसका जन्म होता है, 1928 में जन्म होता है। मृत्यु का अभी पता नहीं चला है। भाषा वैज्ञानिक थे ये, क्या थे, भाषा वैज्ञानिक थे। बिल्कुल याद रखेंगे, भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके संदर्भ में काफ़ी बातें बताई है बच्चों के संदर्भ में। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने पढ़ा था और अवकाश प्राप्त प्रोफेसर थे ये, बिल्कुल अवकाश प्राप्त प्रोफेसर थे।
ये कौन थे? अवकाश प्राप्त प्रोफेसर थे, बिल्कुल याद रखेंगे। अवकाश प्राप्त प्रोफेसर थे ये, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक के इसके संदर्भ में, चोम्स्की के संदर्भ में। तो ये अवकाश प्राप्त जो थे, क्या थे? अवकाश प्राप्त थे ये प्रोफेसर, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर थे, जो इसके संदर्भ में बातें कर रहा था। भाषा विकास के संदर्भ में इन्होंने दिया था थ्योरी। इन्होंने कहा था कि भाषा जो है मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं को, इन्होंने कहा था, इनका कथन था मानव शिशु में, बिल्कुल आप सभी देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो मानव शिशु में इन्होंने कहा था, मानव शिशु में व्याकरण जो होता है, मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं को, इन्होंने कहा था संरचनाओं की अंतर्निहित जन्मजात खाका होता है। इन्होंने कहा था अंतर्निहित जन्मजात क्या होता है? खाका होता है। इन्होंने कहा था अंतर्निहित जन्मजात खाका होता है, इन्होंने कहा था, जिसे सार्वभौम व्याकरण इन्होंने कहा है। बिल्कुल याद रखेंगे, प्रश्न बनाता है इससे। जिसे क्या इन्होंने क्या संज्ञा दी है? इन्होंने सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी है, बिल्कुल याद रखेंगे, सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि चोम्स्की ने सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा किसे दी है? तो यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा, मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का क्या होता है? अंतर्निहित जन्मजात खाका होता है, और उसी को चोम्स्की महोदय ने, नाओम चोम्स्की महोदय ने सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो इसका इस अनुसार से आपका अभिष्ट उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चोम्स्की महोदय ने ये सिद्धांत दिया था, चोम्स्की ने ये सिद्धांत दिया था, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, और उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। अगला प्रश्न है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर ए है विलियमसन, ऑप्शन बी है थॉर्न, ऑप्शन सी रोजर्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताएंगे आप सभी, आंसर आप सभी बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल संकलनात्मक परामर्श के संदर्भ में हम बातें कर रहे हैं। संकलनात्मक परामर्श की जन्मदाता कौन है, आप सभी को बताना है इसके संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में यदि हम बात करेंगे, संकलनात्मक के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे, तो इसके जो है कौन है, इसका क्या हो जाएगा आंसर संकलनात्मक का? संकलनात्मक के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे, तो संकलनात्मक का जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि थॉर्न थे यहाँ पे। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता की बात करेंगे तो यहाँ पर थॉर्न हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे, थॉर्न हो जाएगा। इसका अभिष्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, थॉर्न होगा। चलिए एक बार बात करते हैं परामर्श के संदर्भ में। परामर्श के संदर्भ में बात करेंगे, किसके संदर्भ में बात करेंगे? परामर्श के संदर्भ में बात करेंगे। तो परामर्श जो होता है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निर्देशित परामर्श, क्या होता है? निर्देशित परामर्श होता है। दूसरा होता है आपका अनिर्देशित परामर्श, क्या होता है? अनिर्देशित परामर्श होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, अनिर्देशित परामर्श होता है, अनिर्देशित परामर्श। और जो है एक होता है आपको संकलनात्मक परामर्श, जो यहाँ पे दिया गया है, संकलनात्मक परामर्श होता है, संकलनात्मक परामर्श होता है, ये याद रखेंगे। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता जो थे ये कौन थे? संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता थे थॉर्न। और निर्देशित और अनिर्देशित परामर्श जो है, अनिर्देशित परामर्श के जन्मदाता की बात करेंगे तो अनिर्देशित परामर्श के जन्मदाता थे रोजर्स। कौन थे? यहाँ जो आपका आंसर दिया गया है रोजर्स, तो रोजर्स कौन थे? अनिर्देशित परामर्श के जन्मदाता थे। और निर्देशित परामर्श की यदि बात करते हैं, तो निर्देशित परामर्श की बात करें तो विलियम्स जो होता है, विलियम्स, बिल्कुल विलियम्स जो होता है, ये निर्देशित परामर्श के जन्मदाता होते हैं। तो इतनी सी बातें हमको ध्यान में रखनी है इसके संदर्भ में। तो इसीलिए आपका अभिष्ट उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉर्न आपका इसका अभिष्ट उत्तर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी भी इसका सही आंसर दिए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न में अगला प्रश्न क्या है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है ए कुक ने किया है, बी ऑप्शन फ्रोबेल ने किया है, सी ऑप्शन है मोंटेसरी, डी ऑप्शन है डाल्टन। बताएंगे आप सभी क्या होगा इसका आंसर, क्या होना चाहिए? ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, या फिर डी होना चाहिए? बताएंगे आप सभी। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है, इसके संदर्भ में बताएंगे। तो हम बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कुक के संदर्भ में,
तो कुक ने क्या किया था, कुक ने एक विधि दिया था जिसका नाम था खेल विधि। कौन विधि दिया था इन्होंने, खेल विधि दिया था। और इसका पूरा नाम क्या है, हेनरी बिल्कुल याद रखेंगे, हेनरी कोल्डवेल, बिल्कुल हेनरी कोल्डवेल कुक इसका पूरा नाम है। और इन्होंने दिया था खेल विधि। कौन विधि दिया था, खेल विधि दिया था। और बात करेंगे हम फ्रोबेल के संदर्भ में, तो फ्रोबेल का होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, अभिष्ट उत्तर आपका ये होगा किंडरगार्टन। इन्होंने दिया था किंडरगार्टन विधि, इन्होंने दिया था। किसने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था किंडरगार्टन विधि। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दिया था। और याद बात करेंगे हम मोंटेसरी के संदर्भ में, तो मारिया मोंटेसरी इसका पूरा नाम होता है, बिल्कुल मारिया मोंटेसरी नाम होता है इसका, मारिया मोंटेसरी। और इन्होंने कौन सा विधि दिया था, इन्होंने दिया था मोंटेसरी विधि, बिल्कुल याद रखेंगे, मोंटेसरी विधि इन्होंने दिया था। और डाल्टन की बात करें तो डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन ने भी एक विधि दिया था जिसका नाम था डाल्टन विधि। क्या नाम था, डाल्टन विधि इसका नाम था। इन्होंने भी एक विधि दिया था जिसका नाम था डाल्टन विधि, तो याद रखेंगे इसके संदर्भ में। और डाल्टन विधि जो दिया था ये किसने दिया था, हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था, बिल्कुल हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था, याद रखेंगे हेलन पार्कहर्स्ट, क्योंकि ये जो है डाल्टन विधि का नाम है, बिल्कुल विधि का नाम है डाल्टन। तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपका डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था। और ये अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हैं, बिल्कुल ये पार्कहर्स्ट की बात करें तो ये क्या है, ये अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हैं। तो ये रहा इसका, इसके अनुसार आपका अभिष्ट उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होता है, यानी कि फ्रोबेल होता है इसका आंसर। कौन होते हैं, फ्रोबेल इसके आंसर होते हैं। इसमें होता है, इन्होंने कहा था बच्चों का बगीचा, इन्होंने कहा था किंडरगार्टन जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का, याद रखेंगे बच्चों का बगीचा इसका अर्थ होता है। तो ये आपका अभिष्ट उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रोबेल इसका अभिष्ट उत्तर होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, देखते हैं उसके संदर्भ में। तो अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है लेखन संबंधी समस्या है, बी है पठन संबंधी समस्या है, सी में गणितीय संबंधी कौशल की समस्या है, वाक क्षमता से संबंधित विकार है। बताएंगे क्या होगा इसका अभिष्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का अभिष्ट उत्तर बताएंगे क्या होगा। इसके संदर्भ में बात करते हैं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है विकार की बातें कुछ दी गई हैं। डिसलेक्सिया के संदर्भ में पूछा जा रहा है किस प्रकार का विकार है, ये लेखन संबंधी विकार है, पठन संबंधी विकार है, गणितीय संबंधी विकार है, या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार है। बताएंगे क्या होगा इसका अभिष्ट उत्तर। तो डिसलेक्सिया की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही आपका अभिष्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी, पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। और चलिए इसके संदर्भ में बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले यदि हम लेखन संबंधी बात करेंगे तो लेखन संबंधी आप देखेंगे कि क्या होता है, लेखन संबंधी होता है डिस्ग्राफिया, बिल्कुल याद रखेंगे डिस्ग्राफिया होता है, ग्राफ का संबंध लिखने से होता है। तो डिस्ग्राफिया जो होता है ये क्या होता है, लेखन संबंधी विकार है, याद रखेंगे डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी है। गणितीय संकारी की बात करेंगे तो डिस्कैलकुलिया, याद रखेंगे डिस्कैलकुलिया बिल्कुल अभिष्ट उत्तर होगा। डिस्कैलकुलिया यहाँ पे दिया गया है जो गणितीय संबंधी है। और वाक क्षमता संबंधी बात करेंगे तो वाक क्षमता होता है डिस्फेसिया, क्या होता है, डिस्फेसिया होता है, वाक क्षमता संबंधी होता है डिस्फेसिया। तो इसके बाद ये एक हमारा यहाँ पे बच रहा है क्या, पठन संबंधी विकार, जिसे क्या कहा जाता है डिसलेक्सिया, जो आपका प्रश्न पूछा गया है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है ये पठन संबंधी विकार है, बिल्कुल याद रखेंगे ये पठन संबंधी विकार है। और इसमें नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिजेबिलिटी, नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिजेबिलिटी जो होता है NCDL की बात, NCLD की बात यहाँ पर की गई है। नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिजेबल इसका नाम है, क्या है, नेशनल NATION, नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग, नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिजेबल, नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिजेबल, ये इसका जो है नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिजेबल ने 2006 में इसकी खोज की थी, 2006 में इसकी खोज की थी डिसलेक्सिया का, बिल्कुल डिसलेक्सिया का। इसमें जो है हस्तलेखन भी प्रभावित होता है, बिल्कुल हस्तलेखन भी प्रभावित होता है। इसमें खास करके ये होती है कि आप जो है साव को वाज पढ़ते हैं, जैसे SAW लिखा होता है तो आप WAS वाज पढ़ते हैं,
ये होता है पठन संबंधी विकार, जिसे डिसलेक्सिया नाम दिया गया है। तो इसका अभिष्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिसलेक्सिया का संबंध किससे होता है? पठन संबंधी विकार से होता है। बिल्कुल अभिष्ट उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका अभिष्ट उत्तर होगा। चलिए हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए लेकर जो हम आए हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रश्न है, छात्र की अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। ऑप्शन ए है उसे माता पिता को सूचित करना, बी ऑप्शन है छात्रों को दंडित करना, सी ऑप्शन है उसे नज़रअंदाज करना और डी ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। बताएंगे क्या ऑप्शन होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका? बताएंगे आप सभी, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल, छात्रों के अवांछित व्यवहार के संशोधन का इससे अच्छा तरीका नहीं होगा। अवांछित व्यवहारों का पहले पता लगाएंगे। पहले क्या करेंगे? अवांछित व्यवहारों का पता लगाना। बिल्कुल, अवांछित व्यवहारों का पता लगाना कि बच्चे क्यों अवांछित व्यवहार कर रहे हैं। अवांछित व्यवहारों का सबसे पहले क्या करना चाहिए? पता लगाना चाहिए। बिल्कुल, अभी अवांछित व्यवहारों का पता लगाना चाहिए, पता लगाना और इसके बाद क्या करना? उपचार के सुझाव देना। बिल्कुल, उपचार के सुझाव देना ये होना चाहिए। तो ये जो है निदानात्मक प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी? निदानात्मक प्रक्रिया होगी। निदान के बाद उपचार होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। निदान के बाद उपचार होता है, तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी? निदानात्मक प्रक्रिया होगी। उसकी समस्या को जानना, निदानात्मक प्रक्रिया में समस्या को जाना जाता है। समस्या को जानने की प्रक्रिया होती है निदानात्मक प्रक्रिया, और उसको समस्या को हटाने की, यानी कि इसको दूर करने की, समस्या दूर करने का जो है इसमें उपाय दिया जाता है। ये होता है आपका उपचार। तो ये निदान और उपचार, आपको दो चीज़ें याद ध्यान में रखनी है। निदान क्या होता है और उपचार क्या होता है, इसके माध्यम से हमने ये आपको बताने का प्रयास किया। तो इसका अभिष्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना तथा उपचार का सुझाव देना। ये इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या हम सभी से पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न के संदर्भ में बात करेंगे। अगला प्रश्न ये है आप सभी के सामने, अधिगम पठार है। ऑप्शन ए है अधिगम की समाप्ति है। ऑप्शन बी है आपका अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। अधिगम में दोष होता है। अधिगम में अवरोध क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा इसका? अधिगम का पठार क्या होता है? बताएंगे आप सभी, अधिगम का पठार क्या होता है? अधिगम पठार क्या होता है? बिल्कुल, अधिगम पठार के संदर्भ में है। तो इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए बात करेंगे इसके संदर्भ में, अधिगम पठार के संदर्भ में हम बात करेंगे। इसके संदर्भ में बात करेंगे, अधिगम पठार के संदर्भ में बात करेंगे। अधिगम पठार क्या होता है? तो इसमें कहा जाता है अधिगम पठार में जब सीखने की गति क्या होती है? जब सीखने की गति रुक जाती है। बिल्कुल, सीखने की गति रुक जाती है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्थिति को अधिगम का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम पठार कहा जाता है। चलिए इसके संदर्भ में देखते हैं अधिगम के पठार में। तो इसमें आप देखेंगे अधिगम का पठार जो होता है, ये जो है पठार 3 तरह के होते हैं। बिल्कुल 3 तरह के होते हैं। इसको अधिगम वक्र भी कहा जाता है, और अधिगम पठार, दोनों अलग अलग थोड़ा डिफरेंस इसमें होता है। अधिगम पठार की यदि हम बात करेंगे तो ये अधिगम वक्र के 3 प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र के 3 प्रकार होते हैं। अधिगम पठार की यदि हम बात करेंगे तो अधिगम पठार जो होता है ये रुकी हुई स्थिति को दिखाता है। जैसे ये आपका जो एजुकेशन का एक लाइनिंग होता है, इधर जो है जितना समय लगता है, समय और अधिगम की यहाँ पे गति को मापा जाता है। अधिगम की गति को मापा जाता है जब एक स्थिति यहाँ पर आती है, जबकि ना आगे होता है, ना ऊपर होता है, ना नीचे होता है। अधिगम की गति एकदम स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। तो इस स्थिति को पठार कहा जाता है। बिल्कुल, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। और यदि अधिगम वक्र की बात करें तो अधिगम वक्र जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, अधिगम वक्र के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अधिगम वक्र जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल रेखीय वक्र होता है। क्या होता है? सरल रेखीय वक्र होता है। दूसरा आपका होता है उन्नतोदर वक्र, इसको कहा जाता है उन्नतोदर वक्र कहा जाता है। और दूसरा होता है एक आपका नतोदर वक्र एक कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है नतोदर वक्र कहा जाता है। तो याद रखेंगे, नतोदर वक्र कहा जाता है। और एक और होता है आपका जिसको कहा जाता है मिश्रित अधिगम वक्र कहा जाता है।
मिश्रित अधिगम वक्र कहा जाता है। तो अधिगम वक्र यदि आपसे पूछा जाएगा, अधिगम वक्र आपसे पूछा जाए तो अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम वक्र होते हैं 4 प्रकार के। अधिगम पठार की बात करें तो अधिगम पठार जब सीखने की गति क्या होती है, रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को अधिगम पठार कहा जाता है। बिल्कुल अधिगम पठार कहा जाता है। जैसे आपका रेशियो ना तो ऊपर की ओर जा रहा है ना ही नीचे की ओर आ रहा है, बिल्कुल एक समान गति में आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही थी ये अधिगम पठार वाली स्थिति, यहाँ पर अधिगम की क्या बन रही थी? अधिगम पठार वाली स्थिति यहाँ बन रही थी। तो बिल्कुल याद रखेंगे अधिगम पठार के संदर्भ में। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया हम सभी से। नेक्स्ट प्रश्न के संदर्भ में नेक्स्ट प्रश्न आप सभी क्या है? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है सीखने की कमी, ऑप्शन बी है स्मरण रखने की इच्छा, ऑप्शन सी है मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन डी है सीखने की दोषपूर्ण विधियां। बताएंगे क्या होगा इसका अभिष्ट उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का अभिष्ट उत्तर क्या होगा बताएंगे आप सभी। तो बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा नहीं होती है। हम स्मरण किसी अच्छे चीज़ को इच्छा के माध्यम से नहीं करते हैं। कुछ खराबी चीज़ भी हम लोगों को स्मरण रह जाती है, कुछ अच्छी चीज़ हम भूल भी जाते हैं, कुछ खराब चीज़ें हम सभी को स्मरण भी रह जाती है। तो इच्छा की चीज़ें नहीं होती है स्मरण कोई इच्छा की चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे लिखा गया है कि स्मरण करने की इच्छा जो होता है ये भूलने के कारण होती है। ऐसा नहीं होता है। हम जिसे याद रखना चाहते हैं उसे याद रखें, जिसे याद नहीं रखना चाहते हैं उसे भूल जाएं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में घटित होती है जो हमेशा हम लोगों को याद रहती है। तो इस प्रकार से ये हमारा कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। तो स्मरण करने की इच्छा जो है बिल्कुल विस्मृति का कारण नहीं होगा। यही आंसर हमारा होगा, बिल्कुल अभिष्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि स्मरण करने की इच्छा जो है, स्मरण करने की इच्छा बिल्कुल इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये विस्मृति का कारण नहीं है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये विस्मृति का कोई कारण नहीं है। हम जिसे याद रखना चाहें वो याद रहे, जिसे याद न रखना चाहें वो याद न रहे, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती है जो जीवन भर वो याद रहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न में नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, जो संबंध स्किनर का चूहों से है, बिल्कुल जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, वही संबंध कोहलर का था किससे था? ऑप्शन ए है बंदरों से, ऑप्शन बी है कुत्तों से, सी मुर्गियों से है और डी में है वनमानुष से। किससे संबंध था? कोहलर का संबंध किससे था? बताएंगे एक बार आप सभी कमेंट के माध्यम से क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल वनमानुष पे इन्होंने प्रयोग किया था। कोहलर के संदर्भ में हमने आपको बताई थी, कोहलर के संदर्भ में हमने आपको बताया था। ये कहाँ के थे? ये जर्मन के थे, बिल्कुल जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन मनोवैज्ञानिक इसको कहा जाता है, जर्मन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था गेस्टाल्टवाद से, बिल्कुल मनोविज्ञान की गेस्टाल्टवाद से इसका संबंध था, गेस्टाल्टवाद से संबंध था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत का नाम था सूझ का सिद्धांत। क्या नाम था? सूझ का सिद्धांत नाम था, इसकी थ्योरी का नाम था सूझ का सिद्धांत, यानी कि इनसाइट, बिल्कुल इनसाइट थ्योरी कहा जाता है, बिल्कुल इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। और इन्होंने प्रयोग किया था इस पे वनमानुष पे। किस पे प्रयोग किया था? वनमानुष पे प्रयोग किया था। और वनमानुष पे प्रयोग किया था। कहीं कहीं आपको चिंपैंजी मिलेगा किसी किताबों में चिंपैंजी मिलेगा। तो चिंपैंजी और वनमानुष एक ही होता है। इसके संदर्भ में इस पे इन्होंने प्रयोग किया था, इसी पे प्रयोग किया था। और इस प्रयोग में इन्होंने जो है इस पे संज्ञान पे, इसके सूझ पे जो है देखा था इसके सामने जब समस्या उत्पन्न की जा रही थी, तो ये इसका समाधान खोज लेता था सूझ के माध्यम से। अर्थात इसके सिद्धांत से ये निकल कर आया कि जब भी व्यक्ति के समक्ष कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो वो अपने संज्ञान के माध्यम से उस समाधान खोज लेता है, उस समस्या का समाधान खोज लेता है, जिसका संबंध सूझ से होता है। और सूझ जो होता है संज्ञान से संदर्भित होता है। तो ये संज्ञानात्मक संकार्य बताते हैं अधिगम को। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो इसका प्रयोग की यदि हम बात करें तो वनमानुष पे इसका प्रयोग था, और वनमानुष पे इसका प्रयोग था जिसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। बिल्कुल अभिष्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? वनमानुष पे इन्होंने प्रयोग किया था। ये आपका अभिष्ट उत्तर हो जाता है इसके संदर्भ में। चलिए चलेंगे, देखते हैं आगे नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये है, अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित कर रहा है? बिल्कुल कौन सा पद परिभाषित कर रहा है?
गणितीय अक्षमता को। ऑप्शन ए है नीरसता संबंधी दोष, ऑप्शन बी है पठन दोष, ऑप्शन सी है गणना दोष, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, आप सभी बताएंगे। जल्दी से इसके आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, क्योंकि गणना किसमें की जाती है, आपको पता होगा गणना किसमें की जाती है। गणना की जाती है, बिल्कुल गणना गणित का चीज़ है, बिल्कुल गणित का चीज़ है। और गणित क्या होगा? गणित किससे संबंधित होगा? गणित संबंधी जो है विकार होता है, गणित संबंधी विकार से संबंधित होगा, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता से संबंधित होगा। गणना दोष जो होगा ये गणित संबंधी अक्षमता होगी, बिल्कुल याद रखेंगे, गणित संबंधी अक्षमता होगी। और गणित संबंधी जो अक्षमता होता है इसे कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में डिस्कैलकुलिया, बिल्कुल याद रखेंगे, डिस्कैलकुलिया इसको कहा जाता है, डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। और हमने आपको बताया था जो पठन संबंधी होता है उसको क्या कहा गया था? उसको डिसलेक्सिया कहा गया था, बिल्कुल याद रखेंगे, डिसलेक्सिया कहा गया था। और जो लेखन संबंधी होता है उसे क्या कहा गया था? लेखन संबंधी को कहा गया था डिस्ग्राफिया, बिल्कुल याद रखेंगे, डिस्ग्राफिया कहा गया था। इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों के सामने आता ही रहता है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखना हम सभी का काम है। चलिए एक एक करके हम लोग इस प्रकार से प्रश्न करते जाएंगे, हर चीज़ें हम लोगों को जो है मिलता जाएगा और उसको हम लोग सीखते जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों के लिए क्या है उसके संदर्भ में देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? इसके संदर्भ में है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत के संदर्भ में बातें की गई है, किसने दिया था? ऑप्शन है विक्टर ब्रूम ने दिया था, ऑप्शन बी मास्लो ने दिया था, ऑप्शन सी है हर्जबर्ग ने दिया था, ऑप्शन डी आपका है स्किनर। बताएंगे किसने दिया था ये सिद्धांत जो है आपका अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत के संदर्भ में बात की गई है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? बताएंगे एक बार आप सभी। विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग, स्किनर, किसने दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे प्रत्याशा सिद्धांत के संदर्भ में किसने दिया था प्रत्याशा सिद्धांत? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? बिल्कुल याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका अभिष्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए के संदर्भ में देखते हैं, प्रत्याशा सिद्धांत के संदर्भ में बात करेंगे। किसने दिया था अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत? विक्टर ब्रूम ने दिया था, बिल्कुल प्रत्याशा सिद्धांत दिया था इन्होंने। किन्होंने दिया था? प्रत्याशा सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का नाम था प्रत्याशा सिद्धांत नाम था। और ये किसने दिया था? ये दिया था विक्टर ब्रूम ने दिया था, बिल्कुल याद रखेंगे, विक्टर ब्रूम ने दिया था ये सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत इन्होंने दिया था, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत जो इसका आया था कब आया था? 1964 में। कब आया था? 1964 में इसका ये सिद्धांत आया था। कब आया था? 1964 में आया था, बिल्कुल याद रखेंगे, 1964 में आया था प्रत्याशा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति, इसमें दिया गया है इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सा सिद्धांत? जो सिद्धांत इन्होंने दिया था विक्टर ब्रूम ने जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के अनुसार, प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें हमको देखनी है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो हम लोगों को देखना है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति इस सिद्धांत के अनुसार क्या करता है? व्यक्ति अपने कार्यों का, व्यक्ति अपने कार्य का चयन, कार्य का चयन है ये स्वयं करता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। व्यक्ति अपने कार्यों का चयन क्या करता है? स्वयं करता है। व्यक्ति अपने कार्यों का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल याद रखेंगे। 1964 में इन्होंने दिया था प्रत्याशा सिद्धांत। किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने दिया था। और मास्लो की यदि बात करें तो मास्लो ने क्या दिया था? मास्लो ने आवश्यकता और मांग का सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे, आवश्यकता और मांग का सिद्धांत दिया था, आवश्यकता और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? मास्लो ने दिया था आवश्यकता मांग का सिद्धांत, बिल्कुल याद रखेंगे, आवश्यकता मांग का सिद्धांत दिया था। और हर्जबर्ग की बात करेंगे तो हर्जबर्ग ने क्या दिया था? अभिप्रेरणा क्या इन्होंने दिया था? द्वितत्व सिद्धांत दिया था, बिल्कुल याद रखेंगे, क्या दिया था इन्होंने? द्वितत्व सिद्धांत दिया था। किसने? द्वितत्व सिद्धांत दिया था, अभिप्रेरणा का द्वितत्व सिद्धांत दिया था इन्होंने। इसके संदर्भ में बातें की थी, इसमें अभिप्रेरणा के संदर्भ में बातें की थी और अभिप्रेरणा का द्वितत्व सिद्धांत दिया था। हर्जबर्ग की बात करेंगे, यदि स्किनर की बात करें तो स्किनर ने क्या दिया था? आप सभी को पता होगा, स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। ये अभी हमने आपको बताई थी। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। तो इतनी सी बातें आपको प्रश्न के संदर्भ में
याद रखना है। ये आपका इसीलिए आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था, ये इसका अभिष्ट उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है और अगले प्रश्न के माध्यम से क्या सीखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। आपका प्रश्न है CWSN का अर्थ होता है, बिल्कुल CWSN का अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। बी ऑप्शन है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। आपको बताना है CWSN का क्या अर्थ होता है। बताएंगे क्या अर्थ होगा CWSN का। CWSN का क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इसका आंसर हो जाएगा CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है। CWSN का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड। CWSN का चाइल्ड जो है चाइल्ड विद स्पेशल नीड होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। चाइल्ड विद स्पेशल नीड होता है और इसका अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्या होता है विशिष्ट, क्या होता है इसका आंसर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अभिष्ट उत्तर होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका अभिष्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में अगला प्रश्न आपका क्या है, उसके संदर्भ में क्या सीख सकते हैं उसमें। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न आपको दिया गया है 18 नंबर में और इसमें पूछा गया है छात्र में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है पुरस्कार, बी प्रशंसा, सी ऑप्शन है आपका दंड और डी ऑप्शन है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगा आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा और क्यों होगा ये भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है पुरस्कार, बी है आपका प्रशंसा, सी दंड है और डी है आपका सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। क्या होगा आंसर, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या करना चाहिए बताएंगे आप सभी। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्या होगा बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा बताएंगे। तो बच्चे क्या होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बच्चे अनुकरणीय होते हैं, याद रखेंगे बच्चे क्या होते हैं अनुकरणीय होते हैं और बच्चे क्या करते हैं देख कर सीखते हैं, याद रखेंगे देख कर सीखते हैं। और आपके NCF की यदि हम बात करेंगे, NCF की बात करें या फिर NEP की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें जो पहले से 1968 की बात करें, 86 की बात करें, 92 की बात करें, तो सभी में ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी NCF आदि सब में कि अनुशासन जो होता है अनुशासन का स्थापना कर जो है स्थापित करके नहीं बल्कि स्वयं में उसका व्यवहार में प्रशिक्षण करके व्यवहार में उसको जो है लेकर के व्यवहार में प्रस्तुतिकरण करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इससे बच्चे जो है अधिक रूप में उसको सीख सकेंगे। तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण यहाँ बिल्कुल उचित आंसर होगा, अभिष्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर होगा। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट होगा, यानी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में अगला प्रश्न क्या आया है हम लोगों के लिए। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखा है। ऑप्शन ए है पावलोव, बी है स्किनर, ऑप्शन सी है हल और डी है थॉर्नडाइक। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, बताएंगे एक बार क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने लिखा है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने लिखा है, बिल्कुल बताएंगे बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने लिखा है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किनर ने लिखा है। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक लिखा है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक लिखा है। तो अभिष्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्किनर के संदर्भ में यदि बात करें तो स्किनर के संदर्भ में बात करेंगे, यदि स्किनर के संदर्भ में बात करें तो स्किनर का पूरा नाम है BF स्किनर, इसका पूरा नाम है BF स्किनर, यानी ब्यूरेस फेडरिक स्किनर इसका पूरा नाम है, ब्यूरेस फेडरिक स्किनर इसका पूरा नाम है। इन्होंने बर्बल बिहेवियर नामक एक पुस्तक भी लिखा था, बर्बल बिहेवियर, एक पुस्तक तो वो हो गया और एक पुस्तक इसका है बर्बल बिहेवियर नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था और ये पुस्तक इसका आया था 1957 में, बिल्कुल याद रखेंगे 1957 में आया था, 1957 में आया था। और जो ये आपका लिखा है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इसका अर्थ क्या होता है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीवों का व्यवहार। क्या होता है, जीवों का व्यवहार होता है, जीवों का व्यवहार
और ये जो है जीवों का व्यवहार, ये कब लिखा गया था? ये 1938 में लिखा गया था। 1938 में लिखा गया था, मई 1938 में ये पुस्तक लिखी गई थी। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का व्यवहार, और जो है जीवों का व्यवहार लिखा गया था। और यदि बात करेंगे वर्बल बिहेवियर का, तो 1957 में ये जो है इसका, ये भी पुस्तक स्किनर के द्वारा ही लिखा गया था। बिल्कुल अभिष्ट उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किनर हो जाएगा। और यदि बात करें यहाँ ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में है आपका पेवलोव, जिन्होंने हमने आपको बताया था, जिसके संदर्भ में ये कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का। बिल्कुल याद रखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। यदि बात करेंगे हल का, तो हल जो है इसका नाम है C.L. हल। क्या नाम है इसका? C.L. हल। और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल याद रखेंगे, पुनर्बलन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। और थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि कहेंगे इसको, प्रयास एवं त्रुटि कहेंगे, या फिर जो है प्रयास एवं भूल कहेंगे, प्रयास एवं त्रुटि कहेंगे, या इसको हम कहेंगे ट्रायल एंड इरर। क्या कहेंगे? ट्रायल एंड इरर कहेंगे इसके थ्योरी को। ये इसका मुख्य आपका भाग होता है। और जो है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएंगे बी, यानी कि ये इसका अभिष्ट उत्तर होगा। चलिए चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और आखिरी प्रश्न होगा 20वां नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न होगा आज के सेशन का, और ये सेशन बताएगा कि आगे हम सेशन लेकर आने वाले हैं कि नहीं लेकर आने वाले हैं, कितने अच्छे से हम उस सेशन को बनाएंगे। ये आप पर निर्भर करता है, आपके आशीर्वाद पर निर्भर करता है, आपके जो है जुड़ने से निर्भर करता है। तो एक बार आप सभी जो है जोरदार शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न के संदर्भ में क्या लेकर आया है अगला प्रश्न हम सभी के लिए। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, आप देखेंगे अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का। इसमें है निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, यानी यहाँ कुछ विधियाँ दी गई है जिसके संदर्भ में अन्वेषण है, व्याख्यान विधि है, योजना विधि है, मस्तिष्क उद्दीलन है। कौन सी विधि जो है आपको बताना है जनतांत्रिक शिक्षण नहीं है, जनतांत्रिक नहीं है, आपको बताना है कौन सी शिक्षण जनतांत्रिक नहीं है। ऑप्शन ए अन्वेषण होगा, व्याख्यान होगा, योजना होगा, या मस्तिष्क उद्दीलन। क्या होगा आंसर आपको बताना है, जल्दी बताएंगे आप सभी, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, बताएंगे। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं हम एक एक करके बात करें, अन्वेषण के संदर्भ में बात करें, तो अन्वेषण में मैंने क्या होता है? अन्वेषण मैंने खोज होता है, अन्वेषण मैंने खोज होता है। इसमें हम बच्चों को ऐसे कार्य देते हैं जिससे बच्चे जो है उसके संदर्भ में खोजते हैं, खोजी प्रवृत्ति के बनते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहली बात करेंगे, ये प्रजातांत्रिक जो है ये क्या बोल रहा है? जनतांत्रिक बोल रहा है। तो ये क्या है? जनतांत्रिक विधि है। बिल्कुल याद रखेंगे, क्या कौन सी विधि है? जनतांत्रिक विधि है, क्योंकि ये अपने अनुसार उस कार्य को करने वाला है, खोज करने वाला है। तो ये बिल्कुल जनतांत्रिक विधि है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, ये तो शिक्षण नीति जनतांत्रिक है। व्याख्यान की बात करेंगे तो व्याख्यान जो होता है, व्याख्यान जो होता है ये थोड़ा नीरस होता है, ये वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं माना जाता है। व्याख्यान को वैज्ञानिक विधि उतना नहीं माना जाता है, तो ये ज़्यादा जो है शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है। योजना की बात करते हैं, अगले ऑप्शन की बात करेंगे, योजना की बात करेंगे। तो बच्चों को जो योजना दी जाती है, बच्चों को जो योजना दी जाती है वो सहयोगात्मक क्रिया अपनाता है और अन्य बच्चों से सहयोग लेता है और उसके संदर्भ में ये योजनाओं को पूरा करता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, योजना भी नहीं होगा, क्योंकि योजना में वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, योजना में वो स्वतंत्र होता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आगे है आपका डी नंबर में है मस्तिष्क उद्दीलन। मस्तिष्क उद्दीलन, बिल्कुल मस्तिष्क उद्दीलन में बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर कुछ ऐसे कार्य उसको दिए जाते हैं जिसके माध्यम से वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उसका उत्तर खोजता है, बिल्कुल उत्तर खोजता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो एक ही आपके सामने ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी बचता है, यानी कि व्याख्यान। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, अभिष्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याख्यान विधि जो है यही आपका शिक्षण नीति नहीं है, यही आपका शिक्षण नीति नहीं है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी के लिए, और सेशन को एक बार जोरदार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगले सेशन में हम लेकर आएंगे हिंदी और इसके संदर्भ में, मनोविज्ञान के संदर्भ में और भी बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बहुत बहुत। मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।